जी वालेकुम सलाम आसमा। शफकत साहब, ये एक हम सुनते थे कि फ़लाने ने फ़लाँ चीज़ छोड़ दी और अब आपने सियासत छोड़ दी, तो ये फ़ैसला आपने दुखी दिल के साथ किया है, इत्मीनान के साथ किया है, दबाव के तहत किया है? प्रेस लोग पहले कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, तो ट्वीट के ज़रिए से ऐलान किया, ये हुआ क्या है? देखिए जी, कोई दबाव नहीं था मैंने, बल्कि जब बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे पिछले साल, मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई दबाव नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है, कोई और जमात को का हिस्सा नहीं बनना। सियासत काफ़ी हो गई, काफ़ी कर ली। अब मैं ज़्यादातर आपके शोबे में आना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ और लिखना शुरू भी कर दिया है। आर्टिकल्स मेरे छप रहे हैं अखबार में। उसके अलावा हो सकता है कुछ मीडिया इंटरेक्शंस भी होती रहें, और बिल्कुल एक न्यूट्रल हो के, क्योंकि मैं समझता था कि बड़ा ज़रूरी है कि अपनी कंट्रीब्यूशन जो है एक वो आज़ाद प्लेटफॉर्म से की जाए। दूसरी बात आसमा, मैंने 1971 में पहली दफ़ा मुलाजमत शुरू की। 53 साल हो गए हैं, काफ़ी हो गया है सर। अब मुझे वो काम करने चाहिए जो बाकी ज़िंदगी है, जिनमें मुझे शौक़ है, जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में जो भी अहदाफ थे, जो भी कंट्रीब्यूट करना था वो कर लिया, तो कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। और कोई रिग्रेट भी नहीं है आपको? और फिर ख़ास करके इमरान खान साहब के साथ आपका इतना गहरा ख़ास ताल्लुक़ रहा, उनकी वजह से दोबारा आप सियासत में आए, फिर वो अब जेल में हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पहले आपने ये फ़ैसला कर लिया, जबकि वो अभी एक्टिव थे, वो जेल नहीं गए थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने हालात को पहले ही भांप लिया था कि अच्छा नहीं हो रहा या अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए आप साइड पे हो गए? नहीं, लेकिन अगर मैंने ये फैसला करना होता तो मुझे 2 साल पहले कर लेना चाहिए था, 1.5 साल पहले कर लेना चाहिए था। एक्चुअली ये था कि मैंने 2022 में के मिडल में मेरी सर्जरी हुई, और काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। उसके बाद कुछ और हेल्थ इश्यूज भी हुए, तो मैंने उस वक़्त सोचा था कि अब मैं अमली सियासत से रिटायरमेंट लूँ और अपना लिखने पढ़ने का काम जो पहले भी करता था वो करूं। लेकिन फिर हालात ऐसे थे कि मैंने कहा कि ये लगेगा कि जी इस वक्त बुरे हालात हैं, तो ये कर लिए। तो मैं इंतज़ार करता रहा वक्त का, लेकिन वो वक्त सही फिर जब इलेक्शन के दौरान, जब उस वक्त भी एक मौका था, लेकिन फैसला मैंने अपने दिल में तकरीबन 2 साल पहले कर लिया था। और उसके बाद ये तो कोई ये नहीं है कि ये कोई अभी सडनली एक ख्वाहिश पैदा हुई है या मैंने कोई हालात को भांपना है। हालात को भांपना होता तो 2 साल पहले भी भांप लिया था। बिल्कुल, लेकिन शफकत साहब, आपने जो उससे पहले ही सियासत को आपने छोड़ा और खैर बात कहा, लेकिन क्या इख्तलाफात थे आपके? क्योंकि आप बहुत एक्टिव नहीं रहे थे। इख्तलाफात थे कि पार्टी जिस डगर पे आ गई या जिस तरह से एक बयानिया बनना शुरू हो गया अदम एतमाद के बाद, तो फिर आपने ये फैसला किया। वो जो इख्तलाफात हुए हैं, आप किस मतलब जाहिर है कि आपका एक ख़ास ताल्लुक़ रहा पार्टी के साथ और आखिरी दम तक, कल तक हम कह सकते हैं 2 दिन 3 दिन पहले तक रहा, वो कैसे ख़त्म हुआ फिर सर? नहीं आसमा, इख्तलाफात तो नहीं। देखें, किसी भी पार्टी को अगर आप देखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो मुख्तलिफ आरा होती हैं। मेरी भी आरा थी जो मुख्तलिफ थी बहुत सारे लोगों से, और उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि एक्चुअली दो राय थी पार्टी के अंदर। लेकिन ये छोड़ने का जो प्लान, जो प्रोग्राम बना था, वो इसलिए नहीं था कि मेरी राय जो है उसको, अगर मेरी राय की बात होती तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट टाइम तो 2022 था, क्योंकि उस वक़्त जब हम असेंबली से रिज़ाइन किया तो मेरी सोच ये थी कि हमें असेंबली से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, नेशनल असेंबली से। उसके बाद जब प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिज़ोल्व किया गया, तो उस वक़्त भी मेरी तो मशवरा ये था कि डिज़ोल्व ना किया जाए। तो अगर ये सिर्फ ये फैसला होता कि जी रीज़न होता कि मेरे इख्तलाफात हैं, तो या मैं कि मेरी सोच मुख्तलिफ है और इसलिए मैं पार्टी छोड़ना हूँ, तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया होता।
तो ये वजह नहीं बनी, लेकिन आपने इलेक्शन के मौके पे अपने कागजात नामजदगी जमा किए, फिर आपने वापस लिए, वो क्या वजह बनी? और फिर 9 मई को भी आप गए लिबर्टी चौक में, लेकिन आप कोर कमांडर्स हाउस तक गए, वो क्या वजह बनी? जी, दो चीज़ों की अलग अलग बात है। मैंने बिल्कुल अप्लाई किया था अपने नेशनल असेंबली की सीट के लिए। आपको पता है कि 2013 में मैं वाहिद बंदा था जो कि लाहौर से पीटीआई का जीता था। फिर 2018 में मैं 25,000 की लीड से, तो मेरी तवक्को थी कि मुझे आइंदा भी टिकट मिलेगा। लेकिन मुझे किसी ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चला कि वकला को तरजीह दी जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं उस वक्त भी कोई रंजिश होती तो मैं शायद इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता, यानी पार्टी ने या रंजिश होती तो मैं आपने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी ने आपको छोड़ दिया? नहीं, पार्टी ने टिकट को ना देने को अगर आप समझते हैं कि छोड़ दिया तो यस, इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे अगर मैंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया होता या उस वक्त रिटायरमेंट का, तो उससे लगना था कि जी मैंने इसलिए किया है कि मुझे कोई रंजिश है। ऐसी बात नहीं है। मैंने बड़ी देर से सोच रहा था और अब मैंने समझा कि वक्त आ गया है कि लेकिन 9 मई का शफकत साहब, नोइंग यू, हाँ, 9 मई का जी, क्योंकि देखिए ना, वो भी तो एक बड़ा दिन था, वो भी एक फैसला था। उससे पहले जो मीटिंग्स थी उसमें आप शरीक भी हुए। क्या आपने ये भांप लिया या आपको इख्तलाफ था कि जो कुछ पार्टी उस वक्त प्लान कर रही है ये नहीं होना चाहिए? इज इट ट्रू? नहीं, फिर मैं आपको जो सच बात है वो ये है कि 9 मई के मामले की किसी मीटिंग में मैं शामिल नहीं था, बल्कि जनवरी से मेरी मीटिंग्स में शमूलियत कुछ कम हो गई थी, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि सही नहीं थी या पसंद नहीं थी। तो इसलिए मैं 9 मई की किसी मीटिंग में शामिल नहीं था। लेकिन मैं 9 मई वाले दिन जब मुझे पता लगा कि खान साहब को गिरफ़्तार किया है, तो मैं लिबर्टी चौक गया। और लिबर्टी चौक में मेरा ख्याल था कि हम बैठेंगे, सिट इन करेंगे, यहाँ पे तकारीर होंगी वगैरह वगैरह, जो एक तरीका होता है। तो मुझे कुछ लोगों ने वहाँ पर देखा, काफ़ी लोग इकट्ठे थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चलें जी, लीड करें, कोर कमांडर हाउस चलें। तो वो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था और मैं एक्चुअली तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये कोई फ़ैसला ऐसा हुआ है, ये लोग ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो मैंने तो हर किसी को यही कहा, मैंने कहा कि ये बिल्कुल गलत रास्ता है, आपको ये नहीं करना चाहिए, जिसने मेरे से पूछा। और उसके बाद मैं तो वहाँ से अलग होके घर आ गया, तो मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। और मेरी ये सोच थी कि ये तरीका अगर स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, मुझे नहीं पता पार्टी ने कोई फैसला किया था या नहीं किया था। मैं ये क्यों कहूँ कि हाँ जी पार्टी ने कहा था कि कोर कमांडर हाउस जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा था या लोगों ने खुद वहाँ पे सफ़र शुरू कर दिया, तो मैं उससे एग्री नहीं करता, और मैं अब भी नहीं करता और उस वक्त भी एग्री नहीं करता। लेकिन अब तो खान साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने GHQ जाने के लिए पुरअमन कॉल जो थी वो दी थी, तो इसका मतलब ये है कि कोर कमांडर्स हाउस की भी और ख़ुद उनकी फैमिली का वहाँ पे मौजूद होना, हसन न्याजी साहब का भी वहाँ पे होना, इस बात की गम्माज़ी करता है कि इमरान खान साहब की डायरेक्शंस पे जो है वो 9 मई का वाक़या हुआ। देखिए असमा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि मुझे इस के बारे में कोई इल्म नहीं है। और मैं ये कहूँ कि जी किसी ने कहा था, नहीं कहा था, मुझे इसका इल्म नहीं है। और ना ही मेरे साथ किसी ने कोई प्लान को शेयर किया था, और अगर मेरे से शेयर करते तो मैं बड़ा स्ट्रांगली ये कहता कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान था, पता नहीं था भाई या नहीं था, या स्पॉन्टेनियस था कि अपने फौरी तौर पे लोग चले गए, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं उसके हक में नहीं था। लेकिन इसी वजह से मैं, आपको क्या लगता है गलतियाँ कहाँ पे हुई तहरीक इंसाफ को? आप तो जाहिर है कि उनके थिंक टैंक में भी थे और बहुत करीब थे खान साहब के, और आप इंटेलेक्चुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहाँ पे हुई बेसिक? देखें आसमा, गलती का एक डेफिनेशन होना जो है वो ज़रूरी है। गलती क्या होती है? मिसाल के तौर पे अगर आप पार्टी की लीडरशिप से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात हैं, हमें
बावजूद मुश्किलात के बावजूद इसके कि हमें सिंबल भी नहीं मिला, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बन के नेशनल असम्बली में इमर्ज किए हैं। और अभी भी जिसके बारे में मेरा ख्याल है कोई शक वाली बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं कंट्री में, तो वो तो कहेंगे कि इसमें कोई गलती वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा नुक्ता नज़र ये हो सकता है कि ये सब कुछ भी हो सकता था बग़ैर एक कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा के। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है जिसको बंदा कहे कि जी ये गलती है और ये सही है। और देखिए शफकत साहब, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया सर तहरीक अदम एतमाद के साथ ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो उसका आगाज़ हो गया था। आपको लगता है कि ये एक सही डायरेक्शन में पॉलिटिक्स थी? क्योंकि आज हम उमर अयूब साहब को सुनते हैं तो वो आर्मी चीफ को वो पैगाम दे रहे हैं खान साहब का जो कि इससे पहले शायद मतलब जनरल बाजवा को दिया करते थे तो वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो क्यों बना? देखें, बात यह है आसमा कि मेरा हमेशा ये एक नज़रिया रहा है, एक सोच रही है कि हमारी सियासी मुखालफत जो है वो नून लीग से है, वो पीपल्स पार्टी से है, वो ANP से है, वो बाकी जमातों से है। हमारी सियासी मुखालफत फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। तो इसलिए मैं तो इसके समझता हूँ कि हमें अपनी सारी एनर्जीज़ उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, अब तो मैं कि हमारी सारी एनर्जीज़ जो हैं वो फोकस्ड होनी चाहिए हमारे सियासी हरीफों पर, बजाय इसके कि एक नया बयानिया जो है वो शुरू हो जाए। और उस वक़्त भी मुझे लगता है कि एक सारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होने के बजाय मेरा ख्याल है कि जो रंजिश थी वो जनरल बाजवा के साथ थी। सिर्फ यानी पर्सन स्पेसिफिक थी, इदारे के साथ नहीं था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इस वक्त आप देखें, मेरा ख्याल है कि पर्सनल स्पेसिफिक थी। अच्छा, जो कि PMLN भी माजी में करती रही है, ऑफ कोर्स ये तो हमेशा से होता रहा है। लेकिन पहले अगर एंटी GHQ प्रो पॉलिटिक्स थी, हम इसको कह दें, तो अब JHQ यानी जुडिशल हेडक्वार्टर्स की तरफ PTI का रुझान जो है वो नज़र आ रहा है। क्या अब आप समझते हैं कि उनकी ये पॉलिटिक्स दुरुस्त है? देखें, बात यह है कि मैं तो आइन में यकीन रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि आइन के जो भी इदारे हैं उनको उनकी उनकी इज़्ज़त है, उनकी तकरीम है और उसको करनी चाहिए। इसलिए कि वो आइन जो है, और मैंने आज लिखा भी है कि आइन जो है वो लोगों की कलेक्टिव विल है जो आपको आइन में नज़र आती है। तो आइनी इदारे जितने भी हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझता हूँ कि ECP जिसने बहुत ही बुरा किरदार अदा किया, फिर भी उसके ऊपर कोई डायरेक्टली हमला वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक आइनी इदारा है, लेकिन ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात यह कि रिलीफ अगर कोई लेनी है और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती है, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो वो रिलीफ भी कोर्ट से लेनी है, अदालतों से लेनी है। और अदालतों और ये जो आइन के अदारे हैं, जो आइन में लिखा है, जो आइन में हकूक हैं, उनको हासिल करने के लिए। मगर शफकत साहब, आपने जैसे कहा कि पर्सन स्पेसिफिक पॉलिसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वो जनरल बाजवा के खिलाफ थी। अब वही जो पर्सन स्पेसिफिक है वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो पॉलिसी नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अब भी आपको लगता है कि वो एक गलत पॉलिसी है जिसको कि वो गलत डायरेक्शंस में लेके जा रहे हैं? देखें, मैं पहले भी गुजारिश की है, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि सियासी जमातें का कोई मुतहारिब होना अपना आइनी इदारों के साथ या जो वैसे कौमी इदारे हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक। और हमारी सियासत जो भी सियासी जमातें हैं उनका आपस में होना चाहिए और उनके साथ तो मिल के हमें जो हमारे कॉमन एनिमीज़ हैं उनका मुकाबला करना चाहिए, टेररिज्म का मुकाबला करना चाहिए, जो हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें जहां मदद हो सकती है वो यानी कि अवाम और जो सरकारी इदारे हैं या कौमी इदारे हैं उनके दरमियान का जो एक रोल है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़ता है कि वो अवाम को साथ लेके चलें और कौमी इदारों को साथ ले चलें
और वो अपने मामलात हल करें जो उनको, जो कौमी मामलात हैं जो हल होने चाहिए। तो अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, टेररिज्म को ले ले आप। जी नहीं सॉरी, छोटा से कि टेररिज्म को ले ले। मैं ये मेरा यकीन है कि टेररिज्म का मुकाबला सिर्फ फौजी एक्शन से नहीं हो सकता, उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन, अवाम की मदद, अवाम की को साथ होना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि अवाम और अदारे और हमारे ताकत के जितने भी शोबे हैं वो सारे एक ही पेज पे हों। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप उसी तरफ चल पड़े। और इसी तनाज़र में मैं यही कहूँगा कि कौमी इदारों का भी कोई सियासी जमातों के साथ कोई मामला नहीं होना चाहिए, उनका एक रोल है, वो उस रोल के मुताबिक आइन के तहत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, गाए गए आपको लेते रहेंगे और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसी नाजरीन, ब्रेक के बाद उमर अयूब साहब का जो आज पैगाम है आर्मी चीफ के नाम इमरान खान साहब की जानिब से, वो बहुत अहम है। ब्रेक के बाद वो आपको सुनवाएंगे और मज़ीद बात आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।